everyone, I'm Sneha and welcome to my channel Let's Crack It. हम जो अभी इस चैनल पे करवाने जा रहे हैं वो है डेटा स्ट्रक्चर का गेट रिलेटेड ऑल द पीवाई स्किल्स प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन एंड मतलब नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स मतलब अभी जो वीडियो का सीरीज आने वाला है इस चैनल पे वो सभी पीवाई के रिलेटेड ही होगा. So stay connected with Let's Crack It and I will try to cover all the subjects related PYQs before the GATE examination of 2022. And again, welcome to my channel. Stay connected with that. And if you have any query, let me know in the comment section below. I will definitely try to solve it in my next video. So आज का लेक्चर स्टार्ट किया जाए. आज का जो थ्योरी पोर्शन है वो है डेटा स्ट्रक्चर का PYQ रिलेटेड. आज मैं 5 PYQ लेके आई हूँ. So try to solve it by yourself. Just I have given you the question on the screen. You just pause the video for 1 or 2 minutes, and then if you can't solve it, just try to match your answer with my solution. Otherwise, you can solve the solution. I will definitely try to cover the solution in a unique way. So let's start with today's first question. So first question, just pause the video for 1 minute and then try by yourself. तब तक मैं पढ़ लेती हूँ एक बार और सॉल्व करने की कोशिश कर रही हूँ. तो इसमें जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि 2 मैट्रिसेस है M1 एंड M2 एंड ये दोनों मैट्रिक्स में क्या बोल रहा है आर टू स्टोर इन एरे A एंड B रेस्पेक्टिवली. 2 एरे में ये मैट्रिसेस को स्टोर किया जाएगा. Each array can be stored either in row measure or column measure, order in contiguous memory allocation. The time complexity of the algorithm to compute A1 cross M2 मतलब A1 cross M2 मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की बात हो रही है और वो भी रो मेजर या कॉलम मेजर में. एक बात बताइए, इससे कुछ फर्क पड़ता है क्या कि हम लोग एरे किस तरह से स्टोर कर रहा है? मतलब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो रो मेजर या कॉलम मेजर में डिपेंड करता है कि? आई डोंट थिंक सो. सो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है ये 2004 का क्वेश्चन है 2 मार्क्स का. फर्स्ट ऑप्शन इज बेस्ट इफ ए इज इन रो मेजर एंड बी इज इन कॉलम मेजर. ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ए को हमें रो मेजर में और बी को हमें कॉलम मेजर में स्टोर करना पड़ेगा तो ज्यादा अच्छा मल्टीप्लिकेशन रिलेटेड होगा. ऐसा कोई बात नहीं है. Best if both are in the row measure, best if both are in the column measure, independent of the storage scheme. तो मुझे तो लग रहा है ये independent of the तो ये वाला ऑप्शन जो है इंडिपेंडेंट ऑफ द स्टोरेज स्कीम, ये वाला ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट हो जाएगा क्योंकि M1 और M2 अगर 2 मैट्रिक्स है तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप वो रो मेजर में स्टोर कर रहा है या कॉलम मेजर में स्टोर कर रहा है. हम लोगों के पास 2 ही तरह का स्टोरिंग मेजर टेक्निक है. वो एक है रो मेजर टेक्निक और एक है कॉलम मेजर टेक्निक. और मैं अगले वीडियो में कैसे रो मेजर और कॉलम मेजर में डेटा स्टोर करवाया जाता है वो मैं डेफिनेटली ट्राई करूंगी दिखाने के लिए. सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए. इस क्वेश्चन में है द बेस डेटा स्ट्रक्चर टू चेक वेदर एन अरिथमेटिक एक्सप्रेशन इज बैलेंस्ड पैरेंथेसिस इज अ. मतलब कौन सा वो डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें कि अरिथमेटिक एक्सप्रेशन का जो पैरेंथेसिस है वो बैलेंस है या नहीं ये चेक करवाया जाता है. तो सपोज आपके पास एक एक्सप्रेशन है वहां पे लेट्स एज्यूम a प्लस बी प्लस सी प्लस डी ऐसा करके कुछ है. तो इसमें अगर पैरेंथेसिस बैलेंस है या नहीं, बैलेंस है का मतलब अगर कोई ओपनिंग पैरेंथेसिस है तो उसके रिलेटेड क्लोजिंग पैरेंथेसिस भी होना चाहिए, इसको बैलेंस कहते हैं. तो वो है या नहीं ये कौन सा डेटा स्ट्रक्चर में हम चेक कर सकते हैं. तो हम जानते हैं स्टैक है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट और क्यू तो हम स्टैक है लास्ट इन फर्स्ट आउट और क्यू है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. ट्री और लिस्ट में मैं जा ही नहीं रही हूँ क्योंकि ये तो बहुत क्लियर है कि अगर चेक कुछ मतलब
बैलेंस है या नहीं ये चेक करना है, तो हमें स्टैक से ही जाना पड़ेगा। और कैसे जाना पड़ेगा ये मैं आपको शो कर देती हूँ। सपोज ये मेरा स्टैक है और ये जो पैरेंथेसिस है, एक एक करके अगर पैरेंथेसिस ऑकर्स होता है तो वो मैं स्टैक में इनपुट कर देती हूँ, और अगर कोई ऑपरेंट या ऑपरेटर आ रहा है तो उसको मैं बाहर लिख देती हूँ। तो फर्स्ट है एक ओपनिंग पैरेंथेसिस, और अगर क्लोजिंग उसके रिलेटेड एक भी क्लोजिंग पैरेंथेसिस आए तो उसको मैं पॉप कर दूंगी। स्टैक में पुश एंड पॉप दोनों ऑपरेशन ही होता है। तो फर्स्ट वाला जो पैरेंथेसिस आया उसको मैं एक पैरेंथेसिस इनपुट कर दिया। उसके बाद और एक ओपनिंग पैरेंथेसिस, उसको भी मैं स्टैक में पुश कर देती हूँ। उसके बाद ऑपरेटर ऑपरेंट जो है वो मैं लिख देती हूँ एक के बाद एक, और फिर एक क्लोजिंग पैरेंथेसिस आया। जब एक क्लोजिंग पैरेंथेसिस पुश होगा तो वो जो ओपनिंग पैरेंथेसिस है उसको पॉप कर देगा। मतलब इनकाउंटर जब होगा एक ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस, तो इस ओपनिंग पैरेंथेसिस को एक के लिए एक ही वो पॉप हो जाएगा। तो अभी स्टैक में मेरा एक ही ओपनिंग पैरेंथेसिस है, और अगर बैलेंस्ड है तो स्टैक एम्प्टी रहेगा, और अगर बैलेंस नहीं है तो स्टैक में एक ना एक पैरेंथेसिस रह जाएगा। तो लेट्स चेक अगेन। मैं अगर इतना तक हमारा एक्सप्रेशन हम लोग रीड कर चुके हैं, और फिर प्लस है, उसके बाद सी के पहले एक ओपनिंग पैरेंथेसिस एनकाउंटर्ड हुआ है, तो मैं इसको पुश कर देती हूँ अगेन, इसको मैं पुश कर देती हूँ। उसके बाद और एक प्लस एंड डी, सी प्लस डी मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे, और उसके बाद एक क्लोजिंग पैरेंथेसिस के लिए एक ओपनिंग पैरेंथेसिस पॉप हो जाएगा। मैं इसको रिमूव कर देती हूँ। उसके बाद हमारा स्टैक में अभी एक ही पैरेंथेसिस बचा हुआ है, तो उसके बाद अगर मैं रीड करूं तो यहाँ पे और एक क्लोजिंग पैरेंथेसिस आ गया है, तो और एक क्लोजिंग पैरेंथेसिस के लिए एक ओपनिंग पैरेंथेसिस और रिमूव हो जाएगा स्टैक से। सो अगर स्टैक से रिमूव हो गया तो हम लोग देख सकते हैं कि स्टैक एम्प्टी हो गया। तो ये एक्सप्रेशन पैरेंथेसिस के लिए बैलेंस्ड है, ये भी चेक हुआ गया है। तो हम लोग ये कह सकते हैं द बेस डेटा स्ट्रक्चर टू वेदर एन अरिथमेटिक एक्सप्रेशन हैज बैलेंस्ड पैरेंथेसिस और नॉट, ये स्टैक के लिए हो जाएगा। होप आपको क्लियर हो चुकी है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जा रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी स्टैक रिलेटेड ही है। बहुत ही आसान सा एक सवाल है जो 1991 में बहुत पहले पूछा गया था। मुझे नहीं लगता ऐसा इतना इजी क्वेश्चन अभी पूछा जाता है। फिर भी ये जिनका स्टैक के बारे में नॉलेज बिल्कुल क्लियर है उसको आ ही जाएगा। तो क्या कह रहा है, एक मिनट पॉज करके देख लीजिए, और मैं इधर सॉल्व करने की कोशिश कर रही हूँ। So the question is choose the correct alternatives. More than one may be correct. More than one may be correct. मतलब multiple selection question की तरह है. And write the corresponding letters only. The following sequence of the operations are performed. तो ये भी stack का operation है. Push and pop हम लोग को दिखाई दे रहा है, push and pop वाला. तो हम लोग एक stack draw कर लेते हैं यहाँ पे. Sorry. स्टैक मैंने ड्रॉ कर लिया, और उसके बाद जिनमें पुश ऑपरेशन है उनमें हम लोग स्टैक में एनकाउंटर करवा देते हैं। जो भी वैल्यू है उसको एनकाउंटर करवा देते हैं, और जिसको जब पॉप आएगा तो एक एक करके हम लोग वैल्यू मतलब स्टैक से हटा देंगे। तो पहले पुश है, पुश 10 क्वेश्चन में है, पुश 10, तो हम लोग 10 स्टैक में रख लेते हैं। फिर है पुश 20, इसका मतलब इसके बाद आएगा 20। अब है पॉप। तो हम लोग जानते हैं स्टैक में जो भी वैल्यू लास्ट में इनपुट हुआ है उसी को हम लोग पॉप करते हैं। तो हम लोग 20 को पॉप कर लेते हैं, 20 को पॉप कर लेते हैं, जब 20 का वैल्यू इधर लिख लेते हैं। उसके बाद है पुश 10, अगेन 10 का इनपुट है, अगेन पुश 20 का इनपुट है। उसके बाद है पॉप पॉप पॉप, 3 पॉप ऑपरेशन है, 3 वैल्यू है, 3 पॉप ऑपरेशन है। किस ऑर्डर पे पॉप करना है ये आपको पता है, पहले 20 फिर 10 फिर 10 ऐसे करके पॉप हो जाएगा। तो पहले मैं 20 को पॉप कर लेती हूँ और इधर लिख लेती हूँ मैं 20, उसके बाद 10, उसके बाद 10। तो ये सारा वैल्यू जो है वो सब पॉप हो गया मेरा। उसके बाद जो है पुश ऑपरेशन है, पुश 20 एंड देन पॉप अगेन।
पुश 20 एंड पॉप अगेन, एक ही वैल्यू है तो पॉप हो जाएगा, तो इधर कुछ नहीं रहेगा और इधर में लास्ट में हम लोगों का 20 आ जाएगा। सो वैल्यू का सीक्वेंस क्या आ रहा है, द सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज पॉप्ड आउट, पॉप्ड आउट का जो सीक्वेंस है वो हम लोग लिख चुके हैं यहाँ पे। तो पहले है 20, उसके बाद 20, फिर 10, फिर 10, 20। ऑप्शन देखिए किससे मिल रहा है ये, 20, 20, 10, 10 अगेन 20। ओके, मुझे लगता है ये वैल्यू मैंने रिपीट कर ली। सो मिल तो रहा है ऑप्शन बी से, ऑप्शन बी से, क्योंकि 10, 20, 20, देन 10, 10, देन अगेन 20, और इसको शायद बाहर कर देना चाहिए, सॉरी ये रिपीट हो गया है डेटा, नेक्स्ट से लेते हो ना क्वेश्चन, तब रिपीट हो गया है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। को ऑप्शन तो मिल ही जाएगा, अप्रोच समझ में आना चाहिए कि मेरा अप्रोच क्या रहा इस क्वेश्चन का सॉल्व करने के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्री के ऊपर है। आज मैंने जो क्वेश्चन से आपके साथ शेयर की है, तो उसमें जो डेटा है, मतलब क्वेश्चन का वैल्यू जो है वो मतलब कुछ ऑर्गेनाइज्ड तरीके से नहीं है। जैसे पहले एरे, फिर स्टैक, फिर क्यू, फिर ट्री, ऐसा नहीं है। मैं कोशिश करूंगी कि इन नेक्स्ट वीडियो मैं अरेंज कर सकूं, क्योंकि बहुत बायस तरीके से लिखा हुआ है। तो इस क्वेश्चन का अप्रोच क्या हो जाए, जिसको भी बाइनरी सर्च ट्री का कॉन्सेप्ट पता है। बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है, बाइनरी ट्री होता है ऑब्वियसली तो दो ही चाइल्ड रहेगा, एक लेफ्ट चाइल्ड और एक राइट चाइल्ड। और सर्च ट्री मतलब जो लेफ्ट चाइल्ड रहेगा वो रूट से छोटा होगा और जो राइट चाइल्ड रहेगा वो रूट से बड़ा होगा। यही है बाइनरी सर्च ट्री का कॉन्सेप्ट, BEST का जो कॉन्सेप्ट रहता है वो यही रहता है। तो अब जो फॉलोइंग सीक्वेंस में इंटीजर्स है जिसको हम बाइनरी ट्री बनाने वाले हैं वो है, पहले है 50, फिर 15, 56। अकॉर्डिंग टू द वैल्यू वी आर डेफिनेटली ट्राई टू अरेंज इट। सो हम लोग अगर इसको इरेज कर देते हैं और ट्री बनाने का कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे तो जो है आपको बाइनरी सर्च ट्री बनाना भी आ जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व करने की अप्रोच भी पता चल जाएगा। और बहुत सारा स्टूडेंट है जो कॉपी में बना के नहीं देखते, 2 मार्क्स है, कोई रिस्क नहीं लेने का है, तो बना लीजिए PST। सो पहले है 50 रूट नोड, उसके बाद है 15 बाइनरी सर्च ट्री है, इसका मतलब 15 जो है 50 से छोटा है तो वो लेफ्ट चाइल्ड बन जाएगा। उसके बाद है 62 50 से बड़ा है तो वो राइट चाइल्ड बन जाएगा। उसके बाद है 5 तो 15 से भी छोटा है तो 15 का लेफ्ट चाइल्ड बन जाएगा 5। और यहाँ पे 20 15 से बड़ा है लेकिन 50 से छोटा है तो 15 का राइट साइड का चाइल्ड बन जाएगा 20। उसके बाद आ रहा है 58 50 से बड़ा है लेकिन 62 से छोटा है, सो 58 इधर आ जाएगा। अब आएगा फिर 91 जो है वो 62 से बड़ा है तो 62 का राइट चाइल्ड बन जाएगा। अब आएगा 3 5 से छोटा है, 15 से छोटा है, 50 से छोटा है तो ऑब्वियसली 5 का लेफ्ट चाइल्ड बन जाएगा। बाइनरी ट्री है तो 2 ही चाइल्ड होगा, तो यहाँ पे है 8, फिर 8 तो 5 का बड़ा है लेकिन 15 से छोटा है तो 5 का राइट चाइल्ड बन जाएगा 8। उसके बाद है 37 50 से छोटा है, 15 से बड़ा है, 20 से बड़ा है तो यहाँ आ जाएगा 37। उसके बाद है 60 50 से बड़ा है, 62 से छोटा है लेकिन 58 से बड़ा है, सो 58 का राइट चाइल्ड बन जाएगा 60। और उसके बाद है 24 50 से छोटा है, 15 से बड़ा है, 24 से बड़ा है लेकिन 37 से छोटा है 24। अब रूट को छोड़ के क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ नोड्स इन द लेफ्ट सब ट्री एंड द राइट सब ट्री। सब ट्री कह रहा है तो शायद रूट को छोड़ के ही कह रहा होगा, तो नंबर ऑफ नोड्स कह रहा है तो गिन लो ना, 1 2 3 4 5 6 7 नोड है हमारा लेफ्ट सब ट्री में। इसमें पहले लेफ्ट सब ट्री दिया है तो 7 का ऑप्शन तो एक ही बचा है, ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड में हो जाएगा ये आंसर। फिर भी हम लोग गिन लेते हैं राइट सब ट्री को, 1 2 3 4 है राइट सब ट्री तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे जो अप्रोच है ये बेसिकली एग्जामिनर देख रहा था आपको बाइनरी सर्च ट्री का नॉलेज है या नहीं, अदरवाइज कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर कुछ भी डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही आसान है जिन लोगों को ट्री बनाना आता है और कॉन्सेप्ट पता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे प्री ऑर्डर जो ट्रावर्सल दिया गया है, उसके बाद ट्रावर्सल किस ट्री का दिया गया है, बाइनरी सर्च ट्री का।
अरे भाई बाइनरी सर्च ट्री है तो एक बात तो पता ही है, हम लोगों का जब ट्रावर्सल देके कुछ और ट्रावर्सल पूछा जाता है तो इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर या फिर इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, इन ऑर्डर का जरूरत होता है, ठीक है। तो अगर बाइनरी सर्च ट्री है और क्वेश्चन में इन ऑर्डर गिवन नहीं है तो क्या कर सकते हैं? तो जिन लोगों को भी बाइनरी सर्च ट्री का कॉन्सेप्ट पता है उन लोगों को ये जरूर पता है कि हम लोग जब इन ऑर्डर ट्रावर्सल करते हैं अगर लेफ्ट, रूट और राइट, और ये अगर बाइनरी सर्च ट्री के ऊपर अप्लाई किया जाएगा तो रूट जो है वो लेफ्ट सब ट्री से बड़ा होगा और राइट सब ट्री से छोटा होगा, यानी कि जब लेफ्ट, रूट और राइट का ट्रावर्सल किया जाएगा तो हम लोगों का जो डेटा आएगा वो ऑर्डर में आएगा, सॉर्टेड ऑर्डर में आएगा। तो यहाँ पे अगर प्री ऑर्डर ट्रावर्सल का गिवन है तो हम लोग इन ऑर्डर खुद ही बना सकते हैं। तो यह इसको मैं इरेज कर देती हूँ। उसके बेसिस में जो डेटा गिवन है उसका क्या हो सकता है हम लोगों का इन ऑर्डर वो देख लेंगे। 12, 8, 6, 2, इसका मतलब 2 सबसे छोटा है तो पहले आ जाएगा 2। उसके बाद छोटा वैल्यू मुझे दिखाई दे रहा है 6। उसके बाद छोटा वैल्यू हम लोगों को दिखाई दे रहा है 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10। उसके बाद है 10 के बाद है 12, 12 के बाद है 15, 15 के बाद है 16, 17, 19, 20, 19, 20। सब डेटा लिख लिया ना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। अब प्री ऑर्डर भी गिवन है और हम लोगों का इन ऑर्डर भी पता चल गया। ये जो है इन ऑर्डर है और प्री ऑर्डर हमारा गिवन है। तो प्री ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है? प्री ऑर्डर का फॉर्मूला होता है रूट, फिर लेफ्ट, फिर राइट। और इन ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है? पहले लेफ्ट, फिर रूट, फिर राइट। तो हम लोग अगर उसी दिशा से देखें तो पहले जो लेफ्ट है वो आएगा 2 और वो रूट में आएगा आर में। तो देखते हैं 2 किधर है इस एरे में। अगर मैं ढूंढूं तो 2 इधर मिल जाएगा, यानी कि मैं ड्रॉ करूं तो 2 की जो लेफ्ट में आएगा वो आएगा 12, 8 एंड 6, 2 की लेफ्ट में आ जाएगा। ये बाइनरी ट्री है, बाइनरी सर्च नहीं है, तो आ सकता है जैसे भी। सॉरी ये बाइनरी सर्च ट्री है। सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी अबाउट इट। ट्री ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है, हम लोगों को ट्री ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये है लेफ्ट और रूट है हमारा, सॉरी रूट है, मतलब इधर थोड़ी सी गड़बड़ी होगी। रूट है जो ये वो प्री ऑर्डर से पता चल जाएगा। तो 12 मेरा रूट है, तो 12 मेरा रूट है, तो 12 मैं रूट में लिख लेती हूँ 12। और इन ऑर्डर में 12 कहाँ है? इधर है। तो इसका मतलब ये सारे जो है 12 की लेफ्ट चाइल्ड बन जाएगा। मतलब 2, 6, 7, 8, 9 और 10 का जो है वो 12 का लेफ्ट सब ट्री बन जाएगा और राइट सब ट्री में आएगा 15, 16, 17, 19 और 20। उसके बाद हम लोग अगर चेक करें तो फिर है 8। इसका मतलब 12 के बाद यहाँ पे जो है 8 रूट बन जाएगा और 8 में अगर चेक करें तो लेफ्ट सब ट्री बन जाएगा 2, 6 और 7 और राइट सब ट्री बन जाएगा 9 और 10। उसके बाद अगर चेक करें वैल्यू तो 6 है, इसका मतलब यहाँ पे 6 ही रूट बन जाएगा और 6 के लेफ्ट में 2 और राइट में 7 ही आ जाएगा। यहाँ पे क्लियर करके लिख देती हूँ 2 और 7। और फिर 2, 7 के बाद अगर कैलकुलेट करें तो 9 है यहाँ पे, तो 9 आ जाएगा रूट में और 9 की राइट सब ट्री में आ जाएगा 10। तो ये हमारा हो गया ट्री। उसको ठीक से अगर मैं लिख दे दूँ, मतलब बनाना तो सीख गया। अगर इस ट्री बनाने में कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर समझाने की कोशिश करूँगी। 12 में फिर है 8, मैं ड्रॉ कर लेती हूँ ठीक से, ठीक है। 8 के बाद है 6 और 6 में यहाँ पे है 2 और इधर है 7 और इधर है 9 और 9 के राइट में है 10। अब 15, 16, 17, 19, 20 के बाद हम लोग जा रहे हैं तो 16 यहाँ पे नोड बन जाएगा। 16 में लेफ्ट में से 15 बन जाएगा जैसे जैसे जा रहा है। उसके बाद 19 इधर बन जाएगा रूट नोड। तो 19 को अगर हम लोग रूट नोड बना दे तो
सॉरी 19 को अगर मैं रूट नोड बना दूं तो उसमें उसके बाद 17 और 20 दो ही मतलब 17 19 से छोटा है, 20 बड़ा है। उसके बाद हमें पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल करना पड़ेगा। तो पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल का फॉर्मूला क्या है? लेफ्ट फिर राइट फिर रूट। एक बात हमेशा याद रखना, ये जो लेफ्ट और राइट का जो कॉम्बिनेशन है ना, हर हर ऑर्डर में, प्री ऑर्डर हो, इन ऑर्डर हो, पोस्ट ऑर्डर हो, वो लेफ्ट के बाद ही राइट रहेगा। तो अगर हम लोग यहाँ से पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल करें तो क्या वैल्यू मिल जाएगा? लेफ्ट राइट और फिर रूट, तो 2 7 6, यहाँ पे ये रूट है तो इसके राइट ट्री में पहले जाऊंगी लेफ्ट कंप्लीट करके, तो यहाँ पे तो लेफ्ट नहीं है, फिर 10 आ जाएगा, फिर 9, फिर 8, फिर 12, और फिर जो डेटा आएगा वो है 16 के लेफ्ट चाइल्ड, तो 16 के लेफ्ट है 15 और 16 के राइट है, इसके बाद लेफ्ट है 17, 20, 19 और 16। तो ये जो हम लोगों का सॉर्टेड ऑर्डर में, पोस्ट ऑर्डर में मिल गया जो डेटा, किस ऑप्शन से मैच कर रहा है? 2 7 6 10 9, 2 7 6 10 9 8 8 2 7 6 2 7 6 मिल कहाँ रहा है? 2 7 6 10 9 8, सॉरी 12 नहीं आएगा यहाँ पे, रूट तो लास्ट में होता है ना पोस्ट ऑर्डर में, तो लूज लास्ट में ही होगा। 15 17 20 19 16 12, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट रह गया है तो प्लीज बताइएगा, मैं जरूर अगले वीडियो में सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट दिन और 5 PYQ लाने की कोशिश करूंगी। और यहाँ पे जो है लेट्स क्रैक इट की जो चैनल है, लेट्स क्रैक इट में आप लोगों को सारे PYQ है जो गेट रिलेटेड है वो मिल जाएगा। और ये है गेट 2022 को टारगेट करके ही बनाना जा रहा है। तो अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पुट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए लेट्स क्रैक इट को, और साथ रहिए हमारा। थैंक यू सो मच। सो थैंक यू फॉर टुडे एंड गुड नाइट।